19 साल तक नेपाल की जेल में रहने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ठग, जिसे बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है, वह प्रोफेसर चार्ल्स सोबराज पिछले साल दिसंबर में रिहा हो गया। नेपाल की जेल से बाहर आने के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी कि अब वह क्या कर रहा है। अभी खबर मिली 79 साल के हो चुके चार्ल्स सोबराज के थाईलैंड में होने की खबर है। अपनी आधी से अधिक जिंदगी जेल में बिताने वाले चार्ल्स सोबराज की कहानी बेहद दिलचस्प है। नेपाल की जेल में उसने एक लड़की से शादी कर ली थी। इससे पहले वह कितनी महिलाओं के साथ रातें रंगीन कर चुका या फिर शादी की, यह सब किस्से ही हैं। इसी वजह से सोबराज को बिकनी किलर भी कहा जाता है। वारदात के आज के शो में हम आपको चार्ल्स सोबराज की पूरी कहानी सुनाएंगे। चार्ल्स सोबराज पर वैसे कई किताबें भी लिखी गई हैं। सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक ने चार्ल्स सोबराज के बारे में क्या लिखा, हम ये बताते हैं। लेखक लिखता है कि वह बेहद रहस्यमयी व्यक्ति है। उसकी तमाम हरकतें इस बात की गवाही दे देती हैं कि उसकी इस फितरत के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठा छिपी हुई है। इस मनोवैज्ञानिक लेखक ने अपनी किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था, जिसमें चार्ल्स सोबराज का नाम प्रमुखता से था। और उनकी किताब के मुताबिक बचपन की कुंठा और माता पिता से नफरत करने की वजह से ही कोई भी इस तरह का अपराधी बन जाता है, जैसा कि चार्ल्स सोबराज नजर आ रहा था। दुनिया के तमाम सीरियल किलर के मुकाबले चार्ल्स सोबराज न तो गुस्सैल था और न ही कभी उसने अपने हिंसक स्वभाव को जाहिर किया। इतना ही नहीं, उसके परिवार में भी उसके माता पिता में से किसी का कोई ताल्लुक कभी जराइम की दुनिया से नहीं रहा। उसकी वियतनामी माँ उसके भारतीय पिता से अलग होकर रहने लगी थी, क्योंकि दोनों कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी नहीं अपनाया। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त भी आया जब वह किसी देश का नागरिक ही नहीं था। चार्ल्स सोबराज 1944 में वियतनाम के साइगॉन में पैदा हुआ था। उस वक्त इस शहर पर जापानियों का कब्जा हुआ करता था, लिहाजा जंग के उस माहौल में तकलीफों के बीच पले बढ़े चार्ल्स के दिलो दिमाग में इसका जबरदस्त असर हुआ था। सोबराज की मां ने इसी बीच वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी कर ली और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया, जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई। चार्ल्स का असली पिता जो हिंदुस्तानी था, उसने चार्ल्स को छोड़ दिया था। इसकी वजह से उसे अपने हिंदुस्तानी बाप से इस कदर नफरत थी कि उसकी बदनामी के लिए ही वो जुर्म की दुनिया में गहरे उतरता चला गया। और ये उसकी नफरत का ही नतीजा था कि उसने अपने चंगुल में फंसी ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया। चार्ल्स सोबराज का पूरा नाम था हतचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स सोबराज। हिंदुस्तान के अखबारों और मीडिया में वो चार्ल्स सोबराज के नाम से ही मशहूर है। जराइम की दुनिया का ये एक ऐसा इकलौता किरदार है जिसकी जिंदगी तिलस्म, रोमांच और ग्लैमर से सराबोर रही, फिर चाहे वो जेल की सलाखों के पीछे कैद रहा हो या फिर खुली हवा में परवाज भरने वाले किसी आजाद पंछी की तरह हो। बड़ा होकर सोबराज इतना बड़ा ठग और हत्यारा बना कि उसकी तलाश कई मुल्कों की पुलिस को रहने लगी। वैसे बॉलीवुड की मसाला फिल्म डॉन का एक डायलॉग इसी किरदार को जेहन में रखकर शायद लिखा गया होगा कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। सचमुच एक वक्त ऐसा भी था जब चार्ल्स सोबराज का इंतजार कम से कम भारत समेत नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की हथकड़ियों को उसकी कलाइयों का इंतजार था। लेकिन उसने कैदी के रूप में सिर्फ 4 ही देशों में अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त बिताया।
कहते हैं उसकी बातों के रेशमी धागों के जाल में एक बार जो हसीना फंसी तो फिर वो जिंदा नहीं बची। 6 भाषाओं और लच्छेदार बात करने में माहिर चार्ल्स के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि उसने जिस पर भी एक नज़र डाली तो फिर उस खूबसूरत महिला का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। चार्ल्स सोबराज के अपराध के इतने किस्से हैं जिस पर बॉलीवुड से हॉलीवुड तक कहीं भी अच्छी खासी 3 घंटे की एक दिलचस्प फिल्म और रोमांच से भरपूर रहने वाली फिल्म बन सकती है। वियतनामी मां और भारतीय पिता की औलाद चार्ल्स सोबराज को भारत के साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों में भी बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है, जिसने 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के करीब हर एक देश में जाकर विदेशी सैलानियों को शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ साथ भारत और नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां ही थीं। लेकिन इस सातिर बिकनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, इसका राज आज भी सोबराज के दिल में ही कैद है। जानकार कहते हैं कि जुर्म की दुनिया का कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो चार्ल्स सोबराज ने न किया हो। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि वो सांप की तरह अपने शिकार को कुंडली में जकड़ लिया करता था और कई भाषाओं में बात करने का उसका लहजा मकड़ी के जाल की तरह उसके शिकार को पूरी तरह से उसके मोह पास में बांध देता था। मजाल है कि उसका शिकार उसके जाल में आने के बाद छटपटा भी सके। शायद यही वजह है, बस किसी भी जुर्म का नाम लो, उस गुनाह में चार्ल्स सोबराज का नाम लिपटा मिल जाएगा। इसी वजह से चार्ल्स सोबराज को द सरपेट भी कहा जाने लगा था। बताया जाता है कि तिहाड़ के पहरे को तोड़कर वहां से निकल भागना और फिर पकड़ा जाना चार्ल्स सोबराज का एक मास्टर प्लान था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन जिस तरह से उसने तिहाड़ से भागने में कामयाबी पाई थी, वो किस्सा अपने आप में जुर्म की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। असल में चार्ल्स सोबराज के बारे में यही बताया जाता है कि 1972 से 1976 के बीच उसने करीब 24 हिप्पियों को मौत के घाट उतारा था। चार्ल्स सोबराज विदेशी सैलानी महिलाओं को ही ज़्यादातर अपना शिकार बनाता था, जिनमें ज़्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तो वो सभी बिकनी में थीं। शायद इसी वजह से चार्ल्स सोबराज को बिकनी किलर का नाम मिल गया। उसकी शिकार हुई ज़्यादातर महिलाएं ड्रग्स या नशीली दवाओं का सेवन किया करती थी और मौत के घाट उतरने से पहले वह निजी पल भी बिताए हुए होती थीं। 1976 में चार्ल्स सोबराज ने एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही चार्ल्स ने इजरायली सैलानी की भी हत्या कर दी, जिसकी वजह से उसे पकड़ा गया और पहले 7 साल की सजा और फिर 5 साल की सजा देकर चार्ल्स को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तमाम जुर्म के साथ साथ ही चार्ल्स सोबराज को जेल से फरार होने में तो जैसे महारत ही हासिल थी। वो एक बार नहीं, कम से कम आधा दर्जन बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों की सबसे महफूज कही जाने वाली जेल से ऐसे निकल जाता था मानो जेल के दरवाजे उसके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। हालांकि चार्ल्स सोबराज पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था। मार्सिले की उस जेल में भयानक कैदियों के बीच गुजरा उसका वक्त शायद उसकी जिंदगी का अब तक सबसे मुश्किल वक्त कहा जा सकता है। वहाँ जेल में वो किसी से बात नहीं करता था क्योंकि उसे वहाँ कैदियों से डर लगता था। लेकिन एक बार डर निकल जाने के बाद तो वो जेल जाता और जब दिल करता वहाँ से निकल जाता। इसकी कुछ वानगी आज के इस शो में हम आपको सुनाते हैं कि चार्ल्स सोबराज किस तरह से जेलों से फरार हो जाता था। 1971 में चार्ल्स सोबराज ग्रीस की रोड्स पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर भाग निकला और वहां से भागकर वो सीधा हिंदुस्तान आ गया। उसी साल सोबराज बंबई में लूट और चोरी के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन उसने
एपेंडिसाइटिस के दर्द का एक ऐसा बहाना बनाया कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। 1972 में अफगानिस्तान के काबुल की जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने जेल के पहरेदार को नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। इसके अलावा 1975 में एक बार चार्ल्स सोबराज को ग्रीस में पुलिस ने पकड़ लिया और वहां की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इजिना टापू की जेल में उसे बंद कर दिया गया। ये जेल शायद सबसे सुरक्षित भी है क्योंकि उसके चारों तरफ दूर दूर तक समंदर है। मगर चार्ल्स सोबराज वहां से भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। ठीक इसी तर्ज में हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में ये बात हमेशा से ही मशहूर रही है कि ये भी दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक है, जिससे किसी भी कैदी का भाग निकलना करीब करीब नामुमकिन ही माना जाता रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ कैदियों ने इस मिथक को तोड़ा है और तिहाड़ से पुलिस और पहरेदारों को चकमा देकर वह यहां से भाग निकलने में कामयाब भी हुए हैं। उन्हीं चंद कैदियों में से एक चार्ल्स सोबराज का भी जिक्र आता है, जिसने 1970 और 80 के दशक में तिहाड़ को तोड़कर वहां से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की थी। 10 साल तक तिहाड़ जेल में बिताने के बाद चार्ल्स सोबराज ने आखिर तिहाड़ से निकल भागने की अपनी साजिश को जमीन पर उतारा। 16 मार्च 1986 को इतवार का दिन था। उस समय चार्ल्स सोबराज को तिहाड़ की काल कोठरी में बंद किया गया था, जहां उसके पास रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल की जांच समिति की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला था। चार्ल्स को तिहाड़ में रहते हुए 10 साल हो चुके थे और इस दौरान उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर जेल अधिकारी उसके बारे में कोई गलत राय बना पाते। जेल में चार्ल्स सोबराज सभी नियम कानून कायदे पालन कर रहा था, बल्कि उसका ज़्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था। ऐसे में जेल अधिकारियों के पास उस पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में तो शैतान था। उसने अपने जन्मदिन पर जेल अफसरों को मिठाई बंटवाने की इजाज़त मांगी। तिहाड़ के जेल अधिकारियों से मिठाई बंटवाने की इजाज़त मिलने के बाद उसने बाजार से मिठाई मंगवाई और उसमें नशा मिलवा दिया और फिर उसे जेल के भीतर मौजूद हर एक इंसान के बीच बंटवा दिया, जिनमें कैदियों से लेकर जेल के पहरेदार तक शामिल थे। मिठाई ने जैसे ही अपना असर दिखाया, सोबराज ने आराम से जेल की चाबी ली और जेल के फाटक खोल कर वहां से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर उसने बाकायदा रिक्शा किया और आसानी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहां से बाकायदा टिकट खरीदकर गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स सोबराज ने जेल से भागने और फिर पकड़े जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया था, क्योंकि बाद में उसे बेहद आसानी से गोवा में पकड़ लिया गया। असल में सजाए मौत के चंगुल से निकलने के लिए सोबराज ने साजिश रची थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जेल की चार्ल्स को भारत में 12 साल की सजा मिली थी, जिसमें से 10 साल की सजा वो काट चुका था। अब उसे 2 साल की सजा ही और काटनी थी। लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि भारत में उसकी सजा पूरी होने के बाद मुमकिन है कि उसे थाईलैंड कानून के हवाले कर दिया जाए। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसकी डेडलाइन 20 साल तक थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के मामले दर्ज थे। लिहाजा उन इल्जामों पर उसे सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही थाईलैंड में मिल सकती थी। इसी वजह से उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिससे वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक आसानी से कुछ साल और तिहाड़ में काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा जेल से पकड़े जाने पर चार्ल्स सोबराज अगले 11 साल तक तिहाड़ में रहा और 1997 में वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी। आपको चार्ल्स सोबराज की
आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।